नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी, तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। कर्नाटक यौन उत्पीड़न के आरोपों में बुरी तरह फंस चुके जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से निलंबित कर दिया है। पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में रेवन्ना आरोपों की जांच पूरी होने तक निलंबित करने का फैसला लिया गया है। अश्लील वीडियो मामले में जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा है। कुमारस्वामी ने कहा कि इस वीडियो को जिस समय जारी किया गया उससे साफ पता चलता है कि राज्य सरकार इस वीडियो के जरिए राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने प्रज्वल रेवन्ना मामले में कहा है कि कर्नाटक सरकार और पुलिस की ये बड़ी लापरवाही है। उन्होंने प्रज्वल की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाया है। रेखा शर्मा ने कहा, हमने 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के कथित आपत्तिजनक वीडियो के मामले को आघातजनक बताया। गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा कि रेवन्ना से जुड़े आरोप को सहन नहीं किया जा सकता। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रज्वल रेवन्ना के कथित आपत्तिजनक वीडियो के मामले में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस सरकार से सवाल किए कि आखिरकार वो चुप करके क्यों बैठी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र और तेलंगाना में कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया। पीएम ने तेलंगाना के संगारेड्डी में रैली में कांग्रेस और बीआरएस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, पहले बीआरएस ने तेलंगाना को लूटा, अब कांग्रेस वाले लूट रहे हैं। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीआरएस ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट का इतना बड़ा घोटाला किया। जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब इसकी जांच करने की बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही सरकार बनी कांग्रेस कालेश्वरम घोटाले की फाइलें दबाकर बैठ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस कहीं भी हो, उनकी राजनीति के 5 निशान होते हैं: झूठे वादे, वोट बैंक की राजनीति, माफियाओं अपराधियों को बढ़ावा, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। इन 5 निशानों से मिलकर कांग्रेस का पंजा बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के लातूर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कांग्रेस शासन के उस दौर की याद दिलाई जब भारत में आतंकी हमला होने पर पाकिस्तान को डोजियार सौंपे जाते थे, लेकिन आज के समय में डोजियार नहीं बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक करके मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। लातूर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नज़र सिर्फ आपकी वर्तमान कमाई पर ही नहीं है, आप जो संपत्ति अपने बच्चों के लिए जोड़ रहे हैं उस पर भी कांग्रेस गिद्ध नजर लगाकर बैठी हुई है। इससे पहले पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में एक रैली को संबोधित किया। पीएम ने कहा, आज दुनिया उस भारत को जानती है जो दुनिया के विकास को गति दे रहा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के कमजोर शासनकाल का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वो लोगों का जीवन बदलने के लिए दिन रात काम करते हैं, वहीं इंडी गठबंधन वाले उन्हें बदलने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान झूठे प्रचार का भी जिक्र किया और कहा कि विपक्षी दल उनकी आवाज का उपयोग करके नई नई चीजें गढ़ रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के माढ़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए किसानों के उत्थान के लिए किए गए सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने एनडीए की केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से उपलब्ध कराई गई सिंचाई सुविधाओं का जिक्र किया। पीएम मोदी ने शरद पवार का नाम लिए बिना इशारों में कहा कि 10 साल पहले जब रिमोट कंट्रोल वाली सरकार चलती थी तब महाराष्ट्र के कद्दावर नेता कृषि मंत्री थे। तब गन्ने का एफआरपी करीब 200 रुपये था और आज उनके सेवाकाल में गन्ने का एफआरपी करीब 350 रुपये है।
भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के वर्धमान में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ममता और उनके भतीजे के भ्रष्टाचार से पीड़ित है, इसलिए इस बार उनका जाना तय है। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए संदेशखाली की घटनाओं का जिक्र किया। अमित शाह ने ममता पर प्रहार करते हुए कहा कि मोदी सरकार सभी अत्याचारियों को जेल में डालने का काम करेगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी SC, ST, OBC आरक्षण के पक्ष में है। अमित शाह ने इस मामले में कांग्रेस पर झूठ और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने फेक वीडियो मामले पर कहा कि ये कांग्रेस की हताशा को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा देश की नारी शक्ति के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के खंडवा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने गरीबी दूर करने को लेकर कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कर्नाटक में प्रचार का मोर्चा संभाला। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार समेत इंडी गठबंधन को घेरते हुए कहा कि इनका केवल एक ही नारा है, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाओ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के बिरहामपुर में एक चुनावी सभा के दौरान तृणमूल कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि जिस बंगाल ने वंदे मातरम का राष्ट्रीय गीत दिया, उसे आज दंगों की आग में झोंकने का प्रयास हो रहा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर होने वाले आरक्षण के खिलाफ है, लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिल रहे आरक्षण के साथ है। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने हिंजली विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। नवीन पटनायक वर्तमान में भी इसी विधानसभा सीट से विधायक हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने नामांकन दाखिल करने से पहले ओडिशा के गंजाम जिले में मां तारा तारिणी पीठ के दर्शन किए। मंदिर जाकर उन्होंने आशीर्वाद लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के भालेराव मैदान में जनसभा को संबोधित किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने NDA पर जमकर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के लिए 7 मई को मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने आज अपना एक चुनावी थीम सॉन्ग जारी किया। इस संगीत के बोल हैं, चप्पा चप्पा गूंज उठा है, जन जन का विश्वास जगा है। चुनावी रैलियों में राहुल गांधी की तरफ से नफरती भाषण देने के मामले में चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी किया था। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव आयोग को सोमवार 29 अप्रैल तक जवाब देना था, लेकिन कांग्रेस ने जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद रहे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी कर ली है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। नेल्लोर सिटी विधानसभा क्षेत्र से टीडीपी उम्मीदवार पोंगुरू नारायण ने घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियां चुनावी अभियान में जुटी हुई हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुसलमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में घर घर जाकर प्रचार अभियान किया। लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने प्रचार युद्ध में खुद को झोंक दिया है। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी ताबड़तोड़ प्रचार में जुटी हुई हैं।
बाहरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र के 6 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हुआ। पिछले दिनों मतदान केंद्रों पर हिंसा और ईवीएम को क्षति पहुंचाने की घटना सामने आने के बाद आयोग ने 6 मतदान केंद्रों पर हुए मतदान को शून्य घोषित कर दिया था। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डीप फेक को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस गृह मंत्री अमित शाह के वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके आरक्षण को लेकर झूठ फैला रही है। संभल पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान वर्क के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान सपा प्रत्याशी ने अतीक, मुख्तार और शहाबुद्दीन के नाम पर वोट देने की कसम दिलाते हुए कहा था कि कुर्बानी को जाया ना जाने दें। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मारिया आलम पर चुनावी जनसभा के दौरान धर्म के आधार पर वोट मांगने का आरोप है। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार सहीराम पहलवान ने नामांकन दाखिल करने से पहले रोड शो किया। उनके साथ दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी भी मौजूद रहीं। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। नेल्लोर सिटी विधानसभा क्षेत्र से टीडीपी उम्मीदवार पोंगुरु नारायण ने घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही अभिनेत्री कंगना रनौत ने किन्नौर में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधा। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और मुंबई उत्तर मध्य निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार वर्षा एकनाथ गायकवाड़ ने कहा कि उन्हें जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के बाद चले सर्च ऑपरेशन में अब तक 2 महिला नक्सली समेत 8 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की जगह से 1 दर्जन AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए। इससे पहले भी राज्य में 16 अप्रैल को कांकेर के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 29 नक्सलियों को मार गिराया था। उधर छत्तीसगढ़ की बीजापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 16 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। देवेंद्र यादव को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद पार्टी ने नए नाम पर मुहर लगा दी है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित अटल टनल के पास बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद का नजारा बेहद खूबसूरत है। मौसम में आए इस बदलाव के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल के डीजी संजय बेनीवाल मंगलवार को स्वनिवृत्त हो गए। 37 साल पुलिस विभाग में अपनी सेवा दे चुके संजय बेनीवाल विभिन्न अहम पदों पर उन्होंने अहम योगदान दिया। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि की ओर से दिए गए माफीनामे को सही फॉर्मेट में दाखिल न करने पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने पतंजलि को आदेश दिया है कि वो विज्ञापनों की कॉपी दोबारा दाखिल करवाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। मेरे 1 वोट से घर में मुफ्त राशन आया। अब मेरे वोट से और 5 साल तक मिलेगा। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं।
मालेगांव विस्फोट मामले के एक आरोपी समीर शरद कुलकर्णी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने समीर शरद कुलकर्णी के खिलाफ मुकदमे पर रोक लगा दी है। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने नौसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। एडमिरल आर हरि कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद इन्होंने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। सेंसेक्स में आई 188 अंकों की गिरावट के बाद सेंसेक्स 74,483 अंकों के आंकड़े पर हुआ बंद। बाजार में आई गिरावट का असर निफ्टी पर भी देखा गया। निफ्टी में आई 38 अंकों की गिरावट, 22,604 अंकों के आंकड़े पर हुआ निफ्टी बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे मजबूत हुआ है। रुपया डॉलर के मुकाबले 83.41 के आंकड़े पर बंद हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टॉक ब्रोकिंग फर्म ग्रो को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के तौर पर लाइसेंस प्रदान किया है। लाइसेंस मिलने के बाद ग्रो ऐप के यूपीआई ऐप के माध्यम से ई कॉमर्स लेन देन संभव हो सकेगा। एनएचपीसी लिमिटेड भारत में फ्लोटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी के लाने के लिए मैसर्स ओशियन सन नामक नॉर्वेजियन कंपनी के साथ काम करेगी। एप्पल ने गूगल से दर्जनों एआई विशेषज्ञों को हायर किया है। एप्पल ज्यूरिख में अपनी एक गुप्त यूरोपीय प्रयोगशाला का गठन कर रहा है। इसका काम होगा नए एआई मॉडल और उत्पाद का विकास करना। भारत में एल्यूमिनियम क्षेत्र में शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने के लिए लगभग 2.2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त की आवश्यकता होगी। भारत के 8 प्रमुख क्षेत्रों में वृद्धि दर मार्च में वार्षिक औसत पर 5.2% बढ़ी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2024 में 7.1% की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत पे के पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर के खिलाफ एक आदेश जारी किया। इस ऑर्डर के बाद ग्रोवर अपने 16,110 शेयरों में किसी तीसरे पक्ष को अधिकार नहीं दे पाएंगे। तेल और गैस कंपनी बीपी के भारतीय विंग के नए प्रमुख के तौर पर कार्तिकेय दुबे को नियुक्त किया गया है। उन्होंने सेवानिवृत्त हो रहे कार्यकारी शशि मुकुंदन की जगह ली है। सेबी बोर्ड ने म्यूचुअल फंड को नियंत्रित करने वाले मानदंडों में संशोधन करने का फैसला लिया है। नए मानदंडों के तहत धोखाधड़ी वाले लेन देन और संभावित बाजार दुरुपयोग के लिए नियम बनाए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर कार्रवाई करते हुए विनेंस, ज़ेपे और वजीर एक्स जैसे क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में रखे 90 करोड़ रुपए के फंड को अपने कब्जे में ले लिया है। आईटी कंपनी विप्रो लिमिटेड ने अपने कर्मचारी सेवा डेस्क और कर्मचारियों के वैश्विक नेटवर्क को आईटी सहायता प्रदान करने के लिए नोकिया को दिया टेंडर। फ्रांस के विदेश मंत्री स्टीफन सेजोन ने यरूशलेम में अपने इजरायली समकक्ष इजराइल कासेस से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अरब और पश्चिमी देशों के मंत्रियों से भी मुलाकात की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जॉर्डन के अम्मान पहुंचे। वो अपनी यात्रा के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू पर युद्ध विराम के लिए दबाव डालने का काम करेंगे। यूक्रेन के ओडिशा में स्थित शैक्षिक संस्थान पर रूसी मिसाइल से हुए विस्फोट। इस हमले में 5 लोगों की मौत और 32 लोगों के घायल होने का दावा यूक्रेनी खेमे की ओर से किया जा रहा है। एडिनबर्ग की राजकुमारी सोफी ने यूक्रेन का दौरा किया है। उन्होंने राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और उनकी पत्नी से मुलाकात की। रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद ये उनका पहला यूक्रेन दौरा है। नेटो प्रमुख जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने यूक्रेनी संसद में मोबिलाइजेशन बिल का स्वागत किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वो यूक्रेन को नेटो सैन्य गठबंधन के भावी सदस्य के रूप में देखते हैं। केन्या में बाढ़ के कारण 46 लोगों की मौत हो गई। डोनाल्ड ट्रंप पर चल रहे हैश मनी आपराधिक मुकदमे पर चल रही सुनवाई न्यूयॉर्क में फिर से शुरू होने वाली है। रूस यूक्रेन जंग 796 दिनों के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही है। पूर्वोत्तर यूक्रेन के शहर खार्किव में रेलवे को निशाना बनाकर किए गए रूसी बम धमाकों में एक व्यक्ति की मौत हो गई।
ब्रिटेन के शहर लंदन में तलवार से किए गए हमले में 14 वर्षीय लड़के की मौत हो गई है और 4 अन्य लोग इस घटना में घायल हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में 36 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया है। इंडोनेशिया का रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है। विस्फोट के कारण इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है और 12,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से आयात किए जाने वाले ताज़ा खाद्य उत्पादों की जांच करवाना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ छोड़ने के लगभग 3 सालों के बाद सामान की भौतिक जांच शुरू की है। चीनी स्पेस मिशन शेंझोउ 17 के कमांडर अंतरिक्ष यात्री तांग होंगबो 6 महीने तक अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। आगामी T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय दल का ऐलान हो गया है। अजीत अगरकर के नेतृत्व वाली सीनियर चयन समिति ने 15 सदस्यीय दल की घोषणा की है। T20 विश्व कप के लिए रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान चुने गए हैं। वहीं हार्दिक पांड्या को टीम का उप कप्तान बनाया गया है। ऋषभ पंत की लंबे समय बाद भारतीय टीम में वापसी हुई है। ऋषभ पंत 2022 में एक कार एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गए थे और उन्होंने आईपीएल के इस संस्करण से मैदान पर जोरदार वापसी की है। युजवेंद्र चहल, शिवम दुबे और संजू सैमसन को आईपीएल में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है। युजवेंद्र चहल भी लंबे समय से T20 टीम का हिस्सा नहीं थे। शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान को रिजर्व के तौर पर रखा गया है। T20 विश्व कप का आयोजन अमेरिका और वेस्टइंडीज में किया जाएगा। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ करेगी। उबर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज ग्रुप ए के मैच में भारतीय टीम को चीन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय टीम पहले ही क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम भी थॉमस कप में क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। बुधवार को भारतीय टीम का सामना इंडोनेशिया से होगा। गुवाहाटी के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में BWF जूनियर्स 2025 का आयोजन किया जाएगा। भारत दूसरी बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। भारत के मुक्केबाज विश्वनाथ सुरेश, आकाश गोरखा और प्रीत मलिक ने अंडर 22 एंड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मैड्रिड ओपन में राफेल नडाल की जीत का सिलसिला जारी है। तीसरे दौर के मैच में नडाल ने पेड्रो कैचिन को मात दी। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी इगा श्वांतेक ने मैड्रिड ओपन के चौथे दौर में जीत दर्ज की। श्वांतेक ने स्पेन की सारा सोरिबेस को मात दी। मैड्रिड ओपन में मौजूदा चैंपियन अरीना साबालेंका की जीत का सिलसिला जारी है। साबालेंका ने डैनियल कॉलिंस को मात दी। कोको गॉफ को मैड्रिड ओपन के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। ऑल अमेरिकन मुकाबले में मैडिसन कीज ने कोको गॉफ को हरा दिया। मुफासा द लायन किंग का टीजर लॉन्च हो गया है। यह फिल्म सिनेमाघरों में 20 दिसंबर 2024 को दस्तक देगी। मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी की 50 साल की ऐतिहासिक सिनेमाई यात्रा का जश्न मनाने के लिए आगामी महीने में आयोजित होने वाले न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। मशहूर भोजपुरी अभिनेत्री अमृता पांडे का निधन हो गया है। बिहार के भागलपुर जिले में स्थित आवास पर वो रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाई गई। मशहूर अभिनेता सुनील शेट्टी ने अपने आगामी थ्रिलर फिल्म के लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम पर नया लुक साझा किया। सुनील शेट्टी इस फिल्म में एक बार फिर एक्शन करते हुए दिख सकते हैं। मशहूर पॉप बैंड 17 ने अपना नया एल्बम 17 इज राइट हियर रिलीज किया है। इसके साथ उन्होंने मुख्य गाने मैस्तेरो के लिए एक वीडियो भी रिलीज किया है। मशहूर फिल्म अभिनेता निर्माता अनुपम खेर ने अपने निर्देशन में बनने वाली आगामी फिल्म तन्वी द ग्रेट के लिए गाने लिखने का काम गीतकार कौसर मुनीर को सौंपा।
मशहूर हॉलीवुड गायिका बिली एलिश ने अपने आगामी वर्ल्ड टूर की तारीखों का ऐलान किया है। बिली एलिश ने अपने नए टूर को हिट मी हार्ड एंड सॉफ्ट नाम दिया है। अभिनेता तुषार कपूर ओटीटी पर डंक नामक फिल्म से अपना डेब्यू करेंगे। ये फिल्म ड्रामा और क्राइम पर आधारित होगी। छोटा भीम कार्टून श्रृंखला की नई फिल्म छोटा एंड कर्स ऑफ दमयान की रिलीज डेट 31 मई 2024 कर दी गई है। इस फिल्म में अनुपम खेर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।